जो ख़ास तौर पे सरकारों में बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, मुझे उन्हें गद्दार कहने में शर्म तो आ रही है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं मिल रहा। मैं उस आदमी को गद्दार ना कहूँ तो क्या कहूँ जो प्रेस के माध्यम से ये बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को हमला होने की सूचना पहले से दे दी। वह इनके बस की नहीं है या ये कैपेबल नहीं है। मेरा ये इल्ज़ाम है ये लोग चाइना और पाकिस्तान से मिले हुए हैं। भारत देश की ताकत कभी भी इतनी कम नहीं हो सकती कि पाकिस्तान जैसा देश भारत के ऊपर कूटनीतिक विक्ट्री हासिल कर ले, और उससे भी बड़ी बात कि बता के हम इन्हें क्लीन चिट नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। महत्वपूर्ण विषय यह है कि इन्होंने क्या सौदा किया देश का जाके कि आज भारत के साथ कोई देश खड़ा नहीं है। मोहन भागवत जी को पूरे देश की जनता, हमारी महिलाओं ने सिंदूर जब बांटने की धमकी दी थी घर घर जाके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, तो चप्पलें लेके तैयार हो गई थी महिलाएं, मारेंगे इन्हें, आओ। को तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ही बुज़दिल कहते हैं। एक बुज़दिल व्यक्ति जिसको बुज़दिल उसकी पार्टी के बहुत बड़े नेता कहते हैं, वो अपनी फ़ोटो लगा के ये बता रहा है कि भारत की फ़ौज बुज़दिल भी हो सकती है। मतलब इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा। में नाराज़ हो जाए। हम चुनाव ये जो चोरी के वोट है ना, उनके माध्यम से जीतेंगे। उसके बाद ये आंदोलन बिहार जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहेगा, लेकिन हमारे केस भी नीचे चलते रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट की इस केस के कोई भी संज्ञान नहीं लेगा हाईकोर्ट, और हमारे केस पे को हमारे गुण दोष के आधार पे हाईकोर्ट में फैसले होंगे। तो हम उससे आज़ाद हुए, तो हमने आंदोलन शुरू करने के लिए फैसला कर लिया और हमने ऐलान भी करने वाले थे। तभी 22 अप्रैल आ गई, पहलगाम में कश्मीर में आतंकवादी हमला हो गया और आरएसएस की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने देश, तो अब भले ही हम इस सरकार को गैरकानूनी सरकार मानते हैं, मगर क्योंकि देश की जहां बात आएगी तो हमने अपना आंदोलन, हालांकि ये बहुत बड़ा आंदोलन था, हमने भी ये कहा कि अभी हम जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, हम आंखें बंद करके हर काम में सरकार के साथ रहेंगे, जब तक कि सरकार हमें साफ नज़र न आ जाए कि ये बिल्कुल ही देश को लुटा रही है, बेच रही है या जो भी कर रही है। लेकिन एक हमने रिक्वेस्ट की थी कि फौजों को 1-1 लाख करोड़ रुपया दे दो, लेकिन मोदी जी कहाँ देने वाले हैं, वो तो सारे पैसे अडानी अंबानी यूसुफ लुलू को ही देंगे। और 5% बजट जी, हमारे टोटल जो बजट में जीडीपी जो है हमारी, उसके 5% के बराबर बजट में सेना के लिए, डिफेंस के लिए एलोकेशन होनी चाहिए। 2 डिमांड्स हमने रखी थी, लेकिन मोदी जी ने वो पूरी नहीं की। अब मैं छोटे में आपको ये बता देता हूँ कि ये सब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप सब लोगों ने देखा किस प्रकार से भारतीय फौज को एक तो कम तैयारी के साथ देश के जो गद्दार हैं आरएसएस और बीजेपी के अंदर जो बैठे हुए हैं, उन्होंने, जो खास तौर पे सरकारों में बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, मुझे उन्हें गद्दार कहने में शर्म तो आ रही है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं मिल रहा। मैं उस आदमी को गद्दार ना कहूँ तो क्या कहूँ जो प्रेस के माध्यम से ये बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को हमला होने की सूचना पहले से दे दी थी। क्या कहूँ मैं, गद्दार ना कहूँ तो उसे, मुखबिर ना कहूँ तो क्या कहूँ। तो मजबूरी में मुझे ये कहना ही पड़ रहा है कि जो मुखबिरी पाकिस्तान को की थी, जो सेना के पास संसाधनों की कमी थी, उसके बावजूद भी सेना ने आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल आखिरी, जब वो कगार पर थे, तो ट्रंप साहब के कहने से, और ट्रंप का साहब को कहा क्यों था, क्या वजह थी, मोदी जी के जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब कहते हैं ट्रंप साहब से और चाइना से मोदी जी डरते हैं, वो अडानी की खातिर, अडानी का डरावा दिखा के, कोई ट्रेड का नहीं होगा डरावा, मुझे ऐसा नहीं लगता। बेसिक वजह जो ट्रंप साहब नहीं बता रहे हैं, वो अडानी को जेल भेजने की धमकी देके मोदी जी से हमारी फौज को जीत के मुंह से वापस बुला लिया, बिल्कुल कगार पे जीत से। उसके बाद पूरी दुनिया में भारत का जो स्टेचर था, आरएसएस, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग बेवकूफ़ी में ऐसा हुआ है, इनके बस की नहीं है या ये कैपेबल नहीं है। मेरा ये इल्ज़ाम है ये लोग चाइना और पाकिस्तान से मिले हुए हैं। भारत देश की ताकत कभी भी इतनी कम नहीं हो सकती कि पाकिस्तान जैसा देश भारत के ऊपर कूटनीतिक विक्ट्री हासिल कर ले, और उससे भी बड़ी बात कि राजनीतिक सफलता आ जाए उसके पास। मतलब विदेशों में भारत के तो सभी मित्र थे ना, मोदी जी के सारे कारनामों के बावजूद भी भारत के सभी मित्र थे। इन्होंने जाके क्या ऐसा किया है कि भारत के साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इनको बेवकूफ़ बता के हम इन्हें क्लीन चिट नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते।
महत्वपूर्ण विषय यह है कि इन्होंने क्या सौदा किया है देश का जाके, कि आज भारत के साथ कोई देश खड़ा नहीं है। और बाहर जाके भी शशि थरूर साहब हो, सलमान खुर्शीद साहब हो, मोदी जी की जय जयकार करने में लगे हुए। जो चीज़ हो ही नहीं सकती, मोदी जी की जय जयकार हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो मुंह खोलते हैं और उनका पता लग जाता है कि इनके पास कुछ नहीं है। ये सब ने देखा। तो मैं अपने मुद्दे पे वापस आता हूं। ये सब होने के बाद, उसके बाद आपने बीजेपी के विभिन्न नेताओं को देखा कि ये युद्ध के समय भी हाईवे पे क्या क्या करते पकड़े जा रहे थे। युद्ध के समय में भी ये अपने बीजेपी के बड़े बड़े जो दफ्तर करोड़ों रुपए के बने हैं, क्या क्या करते पकड़े जा रहे थे। और उसके अलावा देश में चाइना और पाकिस्तान का जो एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम करो, और तो उन्हें पता है किसी जगह जीत नहीं सकते वो। भारत की सेना को भले ही संसाधन हो या ना हो, वो फिर भी जीत जाएगी। भारत के लोग और भारत का संविधान इतना मजबूत है, इतने ताकतवर हैं कि हम पे सब मुसीबतें आ जाए तब भी हम झेल के भी जीत जाएंगे। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हो जाएं तब भी हम नहीं हार सकते। मतलब इससे ज़्यादा दुख की बात और इससे ज़्यादा मुसीबत की बात देश में कोई नहीं हो सकती कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से हैं, फिर भी देश कमज़ोर नहीं होके दे रहा। तो ये चाइना और पाकिस्तान को पता है देश कमज़ोर एक ही तरीके से होगा, वो है जो पहलगाम में आतंकवादियों ने बोला था हिंदू मुसलमान करो, वही काम आरएसएस और बीजेपी कर रही थी। चाहे वो हमारे सेना के जो जवान हैं उनके बारे में बोला हो, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, या दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो भी। तो ये सब जो मुसीबतें आ रही हैं, इनका हल क्या है? देखिए, विपक्ष की पार्टी तो ऐसी हैं, क्या बोलूँ मैं उनके बारे में, स्लीपर सेल्स हर जगह घुसे हुए। मोदी जी का इस्तीफा मांगते भी लोगों को शर्म आ रही है। मेरा ये साफ तौर पे कहना है, इस वक्त जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो आरएसएस और बीजेपी की निंदा नहीं करता, वो पूरी तरीके से देशभक्त नहीं है। इतने हालात अब आ चुके हैं, वो पूरी तरीके से देशभक्त नहीं है। खास तौर पे वो लोग जो पढ़े लिखे लोग अपने आप को कहते हैं, ये बिल्कुल साफ बात है। जो उनकी निंदा नहीं करता और जो किसी भी हद तक जाके उनका इस्तीफा मांगने की कोशिश नहीं करता, वो भी देशभक्त नहीं है। एक तो हमें ये बात साफ तौर पे कह देनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी का समर्थन करता है तो उसको देशद्रोही कहने में मेरे ख्याल से कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बुराई नहीं करता उनकी, वो भी पूरी तरीके से देशभक्त नहीं है। लेकिन इस मुसीबत से हम बचे कैसे? क्या मोदी जी को और अमित शाह जी को कोई फर्क पड़ रहा है, नड्डा जी को या मोहन भागवत जी को? पूरे देश की जनता, हमारी महिलाओं ने सिंदूर जब बांटने की धमकी दी थी घर घर जाके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, तो चप्पलें लेके तैयार हो गई थी महिलाएं, मारेंगे इन्हें, आओ। तो ये माहौल है देश का। हर व्यक्ति मोदी जी को, अमित शाह जी को देश के साथ देश का नुकसान करने का सबसे बड़ी वजह मान रहा है। आप किसी से भी जाके इंटरव्यू सड़क पे ले लो, लेकिन फिर भी इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। फिर भी ये बड़े बड़ी टोपियां लगा के फौज की ड्रेस में, मतलब शर्म आनी चाहिए। हमारी फौज का हर एक जो सिपाही बहादुर है, उस वर्दी में अपनी फोटो लगा के क्या दिखा रहे हो कि कोई बुजदिल व्यक्ति भी भारत की फौज में हो सकता है? आपको तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ही बुजदिल कहते हैं। एक बुजदिल व्यक्ति, जिसको बुजदिल उसकी पार्टी के बहुत बड़े नेता कहते हैं, वो अपनी फोटो लगा के ये बता रहा है कि भारत की फौज बुजदिल भी हो सकती है। मतलब इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? मोदी जी मतलब बुजदिली, मतलब किसी भी एक सैनिक की, किसी शहीद की, अब्दुल हमीद की फोटो लगाते तो अच्छी बात होती ना। अभी जो शहीद हुए हैं हमारे फौजी, अभी उनकी किसी की फोटो लगाते। मोदी जी का मतलब तो बुजदिली है ना, नाकामी है, नाकारापन है। जो समझदार नहीं होता वो है शक्ल ये। तो उसकी शक्ल लगा के देश की सेना की गरिमा कम करने के काम कर रहे हैं बड़े बड़े। बिहार में तो खैर फेल हो गया, वरना लोगों को पता नहीं किस तरीके से लाते हैं किराए पे, या जैसे भी, जैसे एयर जहाज भर भर के मोदी जी की जय हो रही थी पूरी दुनिया में, और अब निकला क्या? उसका नतीजा सिफर। तो ये जो रोड शो कर रहे हैं बेशर्मी के साथ, हर जगह फेल होने के बाद, फौज को जीत से रोकने के बाद, तो ये बेशर्मी क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इनको पता है जनता कितनी में नाराज हो जाए, हम चुनाव ये जो चोरी के वोट है ना, उनके माध्यम से जीतेंगे। पेपर बैलेट से जब तक चुनाव नहीं हो रहे, ये 20% एक्स्ट्रा वोट चुरा कर इलेक्शन जीतेंगे, धांगे इलेक्शन जीतेंगे। ये बात इन्हें 100% पता है। तो जब तक अगर इनको हटाना है, तो सबसे बुनियादी बात यह है, चुनाव का आंदोलन होना है, हो ही रहा है, वो मजबूती से होना है। आंदोलन जैसे जैसे ताकत पकड़ेगा से चुनाव होंगे।
तो एक एक सीट के लाले पड़ जाएंगे बीजेपी और आरएसएस को। ये इस देश की हकीकत है। इस देश से, इससे कोई भी देश में व्यक्ति जो ईमानदार है, सच्चा है, संविधानवादी है, अम्बेडकरवादी है, नजर नहीं चुरा सकता। दूसरी जो सबसे बड़ी ताकत है इन मशीनों के अलावा, वो है स्लीपर सेल्स। हर एक पार्टी में, जैसे बसपा इतनी मजबूत पार्टी है, मिश्रा जी हैं वहां पे, वो एक ही अकेले काफी हैं पूरी बसपा को तबाह करने के लिए। वो तबाह करने के लिए पूरी शक्ति से आगे जा रहे हैं। उनके कारनामे कई पता आप लोगों को नजर आ ही रहे हैं बसपा के अंदर जो हो रहा है। दूसरा, कांग्रेस के अंदर तो मैं बता ही चुका हूँ कौन कौन स्लीपर सेल हैं। जयराम रमेश, वेणुगोपाल, अब तो शशि थरूर और सलमान खुर्शीद, ये सब स्लीपर सेल ही तो हैं। जाके मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं बाहर जाके, और देश की तारीफ करो भाई। मोदी जी का तो नाम लेते ही देश का नाम नीचे होता है। तो वो कोई भी वफादार आदमी नहीं है देश का जो मोदी जी का नाम जाके कहीं भी लेता है। देश का नाम लो, अपने आप अच्छा हो जाएगा सब। मोदी जी का नाम मत लो, अपने आप अच्छा रहेगा ही, नॉर्मल रहेगा। मोदी जी का नाम लिया, सब खराब। तो ये सलमान खुर्शीद टाइप लोग, शशि थरूर टाइप लोग जाके मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं वहाँ पे, तो देश का नुकसान करने जा रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि हम वो आंदोलन दोबारा एकदम मजबूती से शुरू कर रहे हैं। बिहार का चुनाव आ रहा है, बिहार में आरजेडी है, सीपीएम है, कांग्रेस है। सबसे मैं कह रहा हूँ स्लीपर सेल को दूर भगाओ और हमारे साथ आंदोलन में आओ। हम लोग 14 जून 2025 को 11 बजे सुबह जंतर मंतर पर इकट्ठे होंगे, ताकि हम लोग बड़ी संख्या में, मैं गुजारिश करूंगा इस वक्त जो देशभक्त है, हम लोगों के पास ना किसी पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी है, ना हम लोगों के पास धन है, हम लोगों के पास बाबा साहब का संविधान है, उनके दिए हुए एक वोट की ताकत है जो हम खत्म नहीं होने देंगे। हम लोगों के पास आपका, जनता का, खास तौर पे अम्बेडकरवादियों का साथ है। आप लोगों को खुद चल के आना पड़ेगा। यह आंदोलन आपका है, सबको आना पड़ेगा, सब वेलकम है। कोई किसी भी पार्टी का हो, आए और इस आंदोलन में सहयोग करे, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के इस आंदोलन में सहयोग करे। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते थे, हमने इंतजार कर लिया। 14 जून 11 बजे सुबह जंतर मंतर, और उसके बाद ये आंदोलन बिहार जाएगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि बिहार में मत पत्र द्वारा चुनाव हो। कितनी कैंपेनिंग कर लें, तेजस्वी यादव साहब, लालू यादव साहब, सीपीएम, सीपीआई, जितनी कैंपेनिंग कर लें, जितनी राजनीतिक गठजोड़ बना लें, कांग्रेस कर ले, वोट ही तो मिल जाएंगे। वोट तो जनता आपको अभी भी दे रही है, वोट गिने नहीं जाएंगे। उसके लिए आपको इस आंदोलन में सहयोग करना पड़ेगा। हम 14 तारीख को पहले जंतर मंतर, उसके बाद पटना में बड़ा प्रोग्राम होगा एक, और उसके बाद बिहार के डिस्ट्रिक्ट में जाके मत पत्र वापस लाने के लिए आंदोलन शुरू हो चुका है, बिगुल बच चुका है। अब हम जनता के हवाले हैं, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के सारे कार्यकर्ता आपके हवाले हैं। आप लोग आइए और ब्रिंग बैक बैलेट, यानी कि मत पत्र वापस लाने का जो आंदोलन है उसमें सहयोग कीजिए। अब यह आंदोलन रुकेगा नहीं, अब यह आंदोलन मत पत्र द्वारा चुनाव शुरू कराकर ही रुकेगा। जो नहीं आएगा वो पूरी तरीके से देश की डेमोक्रेसी का, बाबा साहब के संविधान का, बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों का सच्चा सिपाही नहीं है। ये ऐलान करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। सब हमारे पुराने साथी, नए साथी, बिछड़े साथी, सब वेलकम हैं। निकालो अपने दिल से जो लेथार्जी आ गई है, डर आ गया कुछ लोगों के मन में, या कुछ लोगों के मन में लालच भी आ गया। किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ दूर करो, आलस दूर करो, डर दूर करो, लालच दूर करो, और आओ 14 जून को 11 बजे जंतर मंतर पे। आंदोलन बिगुल बच चुका।